ऐड होगा एक टॉपिक जो सारे पीडीएफ में रहेगा, जिससे आप लोगों को आंसर लिखने में आसानी होगी। ठीक है ना। तो जो भी चीज़ें हम पढ़ाएंगे या लिख के या पीडीएफ से ही, क्योंकि इधर जो भी चैप्टर आपके बचे हैं उसमें थियरी वाले पोर्शंस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है ना। तो उस बात को लेके आप परेशान मत रहिएगा। ठीक है ना। थियरी वाले पोर्शन थोड़ा ज़्यादा हैं तो उसके लिए पीडीएफ अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा तो बोर्ड पे लिखा नहीं जा सकता, समय बहुत ज़्यादा नुकसान होगा आप ही लोगों का। और मुझे समय से सिलेबस ख़त्म करना है और दोबारा पहले चैप्टर से अच्छे से आप लोगों को समझाना है, पढ़ाकर बनाकर पूरी तरीके से और लिख कर। तो मैं चाह रहा हूँ कि जो थियरी वाले पोर्शंस हैं, ठीक है ना, जिसमें लिखना ज़्यादा है, उसको थोड़ा सा पीडीएफ की हेल्प लेके ख़त्म कर लिया जाए। और कल से जो पीडीएफ आएगी आप लोगों की, ठीक है, उस पीडीएफ में जो भी चीज़ें हम पढ़ाए रहे होंगे लास्ट में उसका क्वेश्चन लिख देंगे और क्वेश्चन के साथ उसका आंसर लिख दिया करेंगे हम पीडीएफ में, जिससे आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, चाहे ऑब्जेक्टिव आ रहे हों चाहे थियरी वाले क्वेश्चन लिखने वाले, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय या दीर्घ उत्तरीय वाले क्वेश्चन आ रहे होंगे। ठीक है ना। ठीक है ना। उसमें कितना आंसर लिखा जाना चाहिए और कितने शब्दों में लिखा जाना चाहिए और कितना टाइम लेकर उसको लिखा जाना चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि आधे घंटा बैठकर हम एक ही आंसर के बारे में लिखें। सर थियरी लैंग्वेज हल्का लाइए। देखो थियरी की जो लैंग्वेज उसमें लिखी होगी वो जैसे आंसर लिखा जाता है, जो हमारे टाइपिस्ट हैं जो आंसर लिखते हैं उनको मैं लिख के दे दिया करूँगा आंसर, जैसे हम लोग आंसर बोर्ड एग्जाम में लिखते हैं कॉपी से। ठीक है ना, कॉपी पे, और उसी आंसर को वो टाइप करके दे देंगे जिसको मैं इसमें ऐड कर दूंगा। ठीक है ना। तो आप लोग सीधे पीडीएफ को सिर्फ नॉलेज के लिए पढ़िएगा कि हाँ इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी दी गई हैं जो हमारे बुक्स में नहीं दी गई हुई हैं, तो वो नॉलेज के लेके पढ़िएगा। और लास्ट में जो क्वेश्चन का आंसर लिखा होगा उस टॉपिक से उससे आंसर को लिख लीजिएगा, जो याद करने वाली चीज़ें रहेंगी जिसको आप बोर्ड एग्जाम के लिए लिखेंगे। तो उसमें आपका दोनों काम हो जाएगा, बोर्ड एग्जाम का भी और जानकारी वाला भी। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। नहीं, जो एक बच्चे की दिक्कत है, एक बच्चा है जिसका नाम है रोहित प्रजापति, उसने बहुत सारा कमेंट लिख के एकदम भर दिया था कमेंट सेक्शन को कि सर पीडीएफ से नहीं पढ़ाइए वरना पढ़ाया ही ना कीजिए। बाबू आपके लिए ये ज़रूरी है अभी वर्तमान समय में बोर्ड एग्जाम, पीडीएफ को सिर्फ जानकारी के लिए पढ़िए। अब कल से मैं ऐड करूँगा उसमें क्वेश्चन आंसर भी। ठीक है ना। तो मुझे 1 हफ्ता लग गया आप लोगों को समझने में अच्छे से। हालांकि थोड़ी सी मेरी गलती ये रही कि मेरा लेवल जो था पढ़ाने का वो थोड़ा हाई रहा, पर आप लोगों के लिए सही था, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी तो आपको आगे चल के ये पढ़ना ही होगा, तो उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए। ठीक है ना। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। सर कैंसर का लैंग्वेज हार्ड था। नहीं ठीक था। चलो कल के क्वेश्चन का एक आध दो आंसर दो देखें। अगर पूछ रहा कैंसर के लिए किस जीन को जिम्मेदार माना जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? कैंसर के लिए किस जीन को जिम्मेदार माना जाए? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ठीक है। चलो आज ये जो पढ़ोगे आज की टॉपिक एल्कोहल, वो आखिरी टॉपिक होगी। उसके बाद हम लोग पीडीएफ क्या बोलते हैं नए चैप्टर से शुरू करेंगे। हमारे एक सर यहाँ बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं एक चीज़ बोलिए बच्चों के लिए। जिन डबाक डम डम, मुझे पूरा कहने नहीं आ रहा है, ठीक है। उनका कहना है ये शब्द बोल के जब आप पढ़ाएंगे तो बच्चे बहुत खुश रहेंगे। हाँ डीएनए, ठीक है, आंसर तो आने लगा, सही है। ठीक है, ओन्कोजीन, हाँ सही है, ओन्कोजीन ओन्कोजीन ओन्कोजीन, ठीक है, सही तो है आंसर, आप लोग सही देने लगे। एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए। ट्यूमर की कोशिका में पाए जाने वाले तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? उसके बाद आप सीधे टॉपिक को शुरू कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि ट्यूमर की कोशिका में पाए जाने वाले तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? ठीक है जी सर जी, बॉटनी कब स्टार्ट कर रहे हैं? बस कल से, आज चैप्टर का आखिरी टॉपिक है। जिन डपाक डम डम, आया तो एक बच्चे का कमेंट ठीक है, उनको जिन, ठीक है। चलो मुझे क्वेश्चन का आंसर दो, उसके बाद क्लास को स्टार्ट किया जाए। उनको जिन सही आंसर है सबका। नियोप्लाज्म सबसे पहला आंसर आया, पता नहीं बच्चे ने अपने नाम के आगे क्वेश्चन मार्क लगा रखा है, बहुत सारा नाम नहीं लिखा है। ठीक है ना, ठीक। चलो दीपक सर होंगे? नहीं नहीं, दीपक सर नहीं है। ठीक, चलो अब क्लास को शुरू किया जाए। नियोप्लाज्म सबका आंसर आने लगा। ठीक, चलो बहुत हो गई हंसी मजाक, ठीक है। चलो नियोप्लाज्म, आज जिस बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो वर्तमान समय में आप लोग जिस एज में हैं उस एज में इसकी जानकारी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप गलत या बुरे संगत में पड़ गए तो यकीन मानिए कि आपका भविष्य खतरे में हो जाएगा। क्योंकि आप जिस एज में हैं इसे किशोरावस्था कहते हैं, और स्टनले हॉल एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कहा है कि जो किशोरावस्था होती है वो हमारे जीवन की सबसे तनावपूर्ण अवस्था होती है। ठीक है ना, सबसे तनावपूर्ण अवस्था होती है। अब सबसे तनावपूर्ण अवस्था होने का मतलब यह है कि इस एज में बच्चे को लगेगा कि हम सलमान खान पैदा हो गए हैं, वो एकदम बन ठन के सज के सवर के घूमेगा, और लड़कियों को लगेगा कि हम ऐश्वर्या राय पैदा हो गए हैं, वो भी पूरा बन ठन के अच्छे से घूमेंगी। इन दोनों एज के लड़के या लड़कियों को लगता है कि पूरी दुनिया उन्हें ही देख रही है, क्योंकि उस समय उसके बॉडी में
बहुत सारे केमिकल, रासायनिक और भौतिक, मतलब ऐसे परिवर्तन जो दिखाई दें, गुड आफ्टरनून, ठीक है ना, बहुत सारे परिवर्तन होते हैं जिसके कारण वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना, हार्मोनल और फिजिकल चेंजेस होने की वजह से वो खुद को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव समझने लगते हैं, हैंडसम और खूबसूरत समझने लगते हैं, ठीक, जिसके कारण उनकी संगत कभी कभी ऐसे ग्रुप में आ जाती है जो नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, अल्कोहल का प्रयोग करते हैं, घर वालों की बात नहीं सुनते हैं, मनबट टाइप के हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, वो अपनी ही बातों को समाज में उच्च रखना चाहते हैं, उनको लगता है कि हम जो कह रहे हैं वही सत्य है, वही सही है, वही जीवन है। पर कभी भी अपने से बड़े उम्र के जो व्यक्ति होंगे, चाहे महिला हो या पुरुष हो, उनकी बातों पर अमल करना सीखिए, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, आपसे ज़्यादा दुनिया देखी है, ठीक है ना, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है सर, कैंसर का पीडीएफ अपलोड नहीं किए हैं, चलो ठीक है, हम देख लेंगे फिर बताएंगे, ठीक है ना, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, जल्दी से लाइव आ जाइए आप लोग, ठीक है ना, सर लेट हो गया, नहीं अभी लेट नहीं हुआ है, ठीक है ना, सर एक बार और बोलिए, ठीक है, गुड मॉर्निंग, चलो ठीक है, क्लास को शुरू किया जाए। आज ज़्यादातर हम लोगों को बात ही करना है अल्कोहल वगैरह के बारे में, ठीक है ना, हर हर महादेव। चलो सर, चैप्टर कब खत्म होगा? आज चैप्टर की आखिरी क्लास है, उसके बाद से आप लोग देखिए कितने अच्छे से क्वेश्चन आंसर टाइप आप लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं, ठीक है ना, ठीक, आज मेरा बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे बाबू। चलो क्लास को शुरू किया जा रहा है। चलो देखो, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अल्कोहल के बारे में, ठीक है ना, या शराब के बारे में। और सबसे पहले, उसके पहले हम लोग जो जानकारी लेंगे उसमें सिर्फ यौनावस्था या एडोलसेंस की बात की जाए, ठीक है ना। देखो आज की क्लास सिर्फ सुनने पे ध्यान देना, क्योंकि ये क्वेश्चन जो पूछेगा इसमें कि अल्कोहल या शराब या नशीले पदार्थों के सेवन से मानव जीवन में होने वाली हानियों तथा कुछ नशीले पदार्थों के बारे में विस्तृत वर्णन कीजिए, ये क्वेश्चन देगा। तो ये जो क्वेश्चन है, या तो आप इसको किताब से अच्छे से पढ़ लीजिए, या तो किसी की बातों को अच्छे से सुन लीजिए, और सुनी गई बातें ज़्यादा दिनों तक याद रहती हैं, और कोऑर्डिनेशन बना के रखिए, ठीक है ना, क्वेश्चन करते रहिएगा। फिर उसके बाद हम लोग, सर हम लड़कियां तो अल्कोहल का यूज नहीं करती हैं, तो ये तो हमारे समाज की बात है, अच्छे माहौल में आप रह रही होंगी, बहुत से ऐसे जगह है जहाँ पे लड़कियां अल्कोहल यूज करती हैं, ठीक है ना, तो फिर उस बातों से दूर रहिए। तो ये तो आपके घर वाले अच्छे होंगे, आपके मोहल्ले अच्छे होंगे, आपका एरिया अच्छा होगा, ठीक है ना। चलो देखो, हम लोग सिर्फ इसको पढ़ेंगे आज और कुछ नहीं करेंगे, और क्लास जल्दी खत्म हो जाएगी, ज़्यादा लंबी क्लास नहीं होगी। कल से इसी पीडीएफ में जैसे हम पढ़ा रहे होंगे ऐड कर देंगे क्वेश्चन आंसर, आप सिर्फ आंसर को लिखिएगा, बाकी पीडीएफ को आप जानकारी के लिए पढ़िएगा, ठीक है ना, ठीक। चलो लिखा है, यौनावस्था या एडोलसेंस मानव की वह आयु या अवस्था है जिसमें मानव का शरीर समाज में सहभागी हेतु पूर्ण रूप से तैयार होता है। कहने का मतलब, आप वर्तमान समय में जिस एज में हैं, अगर आप ऐसे माहौल में पड़ गए समाज में, ठीक है ना, कि जो समाज बहुत ज़्यादा अल्कोहल ले रहा है, वहाँ के लोगों की भाषा सही नहीं है, रहन सहन सही नहीं है, बोली नहीं सही है, तो वो लोग एक दूसरे से ना तो सही से अच्छे से पेश आएंगे, और ना ही वो क्या होंगे, एक अच्छे और सभ्य समाज का निर्माण करेंगे। तो जब आप बचपन से ही उसी माहौल में जीते आएंगे, तो आपका भी बिहेवियर उसी की तरह क्या होगा, पूरी तरीके से हो जाएगा, ठीक है। चलो, अल्कोहल कैसे बनता है सर, वो केमिस्ट्री वाली क्लास में जब सर आएंगे तो उससे पूछिएगा, फर्मेंटेशन या किण्वन की क्रिया द्वारा बनाया जाता है, ठीक है ना, वो अच्छे से समझा पाएंगे आप लोगों को, ठीक है ना, ठीक है, ठीक। आगे पे लिखा है कि यौनावस्था की जो आयु है वो क्या है, 12 से 18 वर्ष की आयु या अवधि होती है। इस अवस्था में शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं, जिसमें मानव का मानसिक लैंगिक विकास होता है। इस अवधि में मानव शारीरिक रूप से आक्रामक, आकर्षक और उत्तेजित रहता है। इसी कारण यौनावस्था में मानव नशीले पदार्थों तथा अल्कोहल के लिए क्या हो जाता है, मोटिवेट या प्रेरित हो जाता है। कहने का मतलब क्या है, जितनी भी बातें दी गई हैं उन सारी बातों पे हम किस चीज़ पे ध्यान रखेंगे, समाज पे, हमारा समाज कैसा है, हमारे दोस्त कैसे हैं, ठीक है ना, इन सब चीज़ों पे हम ज़्यादा ध्यान देंगे, ठीक है ना। चलो, व्हाट इज एडोलसेंस, देखो पूरे जीवन काल को एज के अनुसार या आयु के अनुसार हम लोग 3 से 4 भागों में विभाजित करते हैं, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था, ऐसे करके, ठीक है ना। तो उसी में जो 12 से 18 वर्ष की आयु होती है उसी को कहा जाता है यौनावस्था। और अगर कह रहा है यौनावस्था में सबसे अधिक क्या क्या परिवर्तित होता है, तो हमारा मानसिक विकास और लैंगिक विकास सबसे ज़्यादा होता है, जिसमें शारीरिक विकास भी होता है, ठीक है ना। हम आपका क्लास डेली देखते हैं, बिल्कुल देखिए, कोई बात नहीं। एडोलसेंस से कौन कौन से रोग, अल्कोहल से कौन कौन से रोग होते हैं, ठीक है, अभी आते हैं, लीवर पे भी आएगा, ठीक है ना, यकृत जिसको कहते हैं, छोटी आंत पे भी आएगा, इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। बाबू बाकी क्लासेस के बारे में अभी फिलहाल कमेंट ना करिए, अपने टॉपिक पे ध्यान दीजिए, बाकी क्लासेस कैसे चलती हैं, ठीक है ना, उसके बारे में बात कर लिया जाएगा, अभी अपने टॉपिक पे ध्यान दीजिए, ठीक है ना, ठीक है। चलो आगे फिर लिखा है, यौनावस्था में युवकों में इस बात का भ्रम रहता है कि धूम्रपान, नशीले पदार्थ, अल्कोहल लेने से हम लोग प्रगतिशील दिखेंगे। जब मानव इसका बार बार प्रयोग करने लगता है तो इसके
प्रति लगाव उत्पन्न हो जाता है और वह नशीले पदार्थों का लती या एडिक्ट हो जाता है। कहने का मतलब, मान लो मैं इस एज में, आप लोगों की एज में हूँ अगर, तो ठीक है, मैं नशीले पदार्थों में क्या करने लगूँ, नशीले पदार्थों का सेवन करने लगूँ, तो मुझे ये लगेगा कि हम बहुत ही विकसित हो गए हैं, हम बहुत अमीर हैं, हमारा रहन सहन बड़ों की तरह है, हम बहुत हाई प्रोफाइल सोसाइटी में रहते हैं, इस तरीके से। सर बहुत बड़ा वाला पीडीएफ, हाँ देखो एक चीज़ पे अभी डिस्कस कर लेते हैं हम। प्रिंस सर हमको एक चीज़ बोले हैं आज, ठीक है ना, प्रिंस सर बोले हैं कि सर आप जो पढ़ा रहे हैं वो बच्चों के लिए लेवल थोड़ा सा बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। आप पढ़ा अच्छा रहे हैं वो ठीक है, लेकिन जो बच्चे हमारे हैं अभी पढ़ रहे हैं आपसे, वो बच्चे फिलहाल बोर्ड एग्जाम देंगे। तो आज मेरी उनसे बात हुई है सुबह सुबह, प्रिंस सर मुझे बोले हैं, फ़ोन किए हुए थे वो, ठीक है ना। तो उनके अनुसार जो भी चीज़ें मुझे समझाई गई हैं उस बात पर मैं विशेष ध्यान दूंगा कि पहली प्राथमिकता आप लोगों की बोर्ड एग्जाम हो। और उनका ये कहना था कि सर पीडीएफ जो आप बच्चों को भेज रहे हैं उसमें जानकारियाँ तो अच्छी लिखी हुई हैं, पर इतनी अधिक जानकारियां आप उन लोगों को दे रहे हैं जो कि बोर्ड एग्जाम के लेवल के लिए बहुत ज़्यादा है। तो कुछ बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि सर आंसर के तौर पर अगर यही क्वेश्चन वो पूछेगा तो हम उस पीडीएफ में से कितना हिस्सा लिखेंगे। तो प्रिंस सर के बताए गए बातों से, ठीक है ना, मैं एक निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि जैसे ही पीडीएफ खत्म होगा, लास्ट में पीडीएफ में जो लेट बच्चे जुड़े हैं उन लोगों के लिए है ये कि मैं क्वेश्चन भी लिख दूंगा और क्वेश्चन के बाद उसका आंसर भी लिख दूंगा, ठीक है ना। हाथ से लिखे गए हुए अपने लैंग्वेज में लिखे हुए आंसर, किताबी लैंग्वेज वाली भाषा पूरी तरीके से खत्म कर दी जाएगी, ठीक है ना। तो उससे आप लोग आंसर लिख लीजिएगा आराम से, और एग्जाम के लिए वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। और ये जो पीडीएफ होगा ये जानकारी के लिए पढ़िएगा, पर पढ़िएगा जरूर, ये भी आगे चल के बहुत काम करेगा। पीडीएफ आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए हेल्प कर देगा, और जो क्वेश्चन आंसर लिखा होगा वो आपके थियोरी के क्वेश्चन के लिए हेल्प कर देगा, ठीक है ना। इस बात को आप ध्यान रखिए। और पीडीएफ की जहाँ तक की बात है, कुछ सेक्शंस ऐसे हैं हमारे सिलेबस में जिसमें थियरी बहुत ज़्यादा है, उसके लिए पीडीएफ थोड़ी बहुत यूज करनी पड़ेगी, ठीक है ना। ठीक है, आगे से पीडीएफ छोटा रहेगा, इस बात का मुझे पूरी तरीके से अब ध्यान रहेगा, ठीक है ना। ठीक है, यस सर, यस सर, ओके सर, ओके सर, हाँ सर, ठीक है सर, आप जो कह रहे हैं सही है, लास्ट में क्वेश्चन आंसर लिख दीजिएगा। हाँ बिल्कुल, इस तरीके से थोड़ी सी आप लोगों की सुविधा भी हो जाएगी, आप लोगों को अंदाजा भी हो जाएगा कि क्या क्या लिखना है इससे संबंधित क्वेश्चन में, ठीक है ना। आगे फिर लिखा है, हम लोग यहाँ देख रहे थे, हम लोगों को यह क्या लग रहा था, हम लोग सिगरेट पीते हुए घूमने लगे, शराब पीने लगे, बहुत सारी नशीली दवाइयों का सेवन करने लगे, तो इससे हम लोगों को लगेगा हम लोग बहुत ज़्यादा विकसित हो गए हैं, जो कि पूरी तरीके से क्या है, गलत है, ठीक है ना। आगे फिर लिखा है व्यसन या निर्भरता। एक बार क्वेश्चन खाली पूछा था इतना कि व्यसन किसे कहते हैं, तो कुछ लोगों को शब्द का मतलब ही समझ में नहीं आया कि व्यसन किसे कहते हैं, ठीक है ना। देखो अब इसको पढ़ोगे तो थोड़ा सा तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। आगे फिर लिखा है व्यसन या लत का प्रयोग विभिन्न संदर्भों में किया जाता है, परंतु चिकित्सक शब्दावली में व्यसन वह दशा है जिसमें शरीर सामान्य कार्यों के लिए किसी मादक पदार्थों का सहारा लेता है। अब अक्सर आप लोग घर पर देखे होंगे, मान लीजिए किसी के घर कोई काम हो रहा है, कोई मजदूर लगा हुआ है, ठीक है ना, तो उसमें वो लोग खाना कह रहे हैं, काम करने से पहले तंबाकू वगैरह का सेवन करते हैं, ठीक है ना, या काम करने के बाद जब थक जाते हैं तो अल्कोहल वगैरह का प्रयोग कर लेते हैं, जो कि सही नहीं है, ठीक है ना। तो उसमें होता क्या है कि वो लोग उस चीज़ को अगर सेवन ना करें तो वो काम कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उसके बगैर दिन भर वो लोग परेशान रहेंगे कि आज हमने नहीं खाया, आज हमने नहीं खाया, आज हमने नहीं खाया, ठीक है ना, ठीक है ना। इस तरीके से कचरी खाने वाला व्यसन, हाँ वो भी हो सकता है, ठीक है ना। ये शब्द ही अजीब है। देखो इसमें हुआ क्या कि मादक पदार्थों का पूरी तरीके से लती हो गया, मतलब उसके बिना उसका जीवन स्टार्ट ही नहीं हो रहा। शुरू में कुछ लोग सुबह उठते हैं तो वॉशरूम जाने से पहले सिगरेट पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, वो लोग कहते हैं पेट ही नहीं साफ होगा अगर हम लोग नहीं खाएंगे तो वही चीज़ होता है, किसी काम को करने से पहले वो उस चीज़ के क्या हो जाते हैं, लती हो जाते हैं, आदत पड़ जाती है उनको, ठीक है ना, उसी को व्यसन कहते हैं। सर जी जो आप पीडीएफ भेजते हैं उसे नोट्स बनाए या पैनल पीडीएफ से, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है। चलो आगे फिर लिखा है जैसे नशीली दवाओं का सेवन, अल्कोहल का आदि का सेवन। निर्भरता शरीर की ऐसी वृत्ति या टेंडेंसी जो उस ड्रग या नशीले दवा को अल्कोहल की नियमित मात्रा अचानक बंद कर दी जाए तो कुछ अप्रिय विशिष्ट लक्षणों द्वारा प्रकट होते हैं, जैसे कि चिंता, कंपन, पसीना आना, पेशियों में ऐंठन, व्याग्रता आदि। इन्हें विनिवर्तन संलक्षण या विथड्रॉल सिंड्रोम कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि यदि कोई व्यक्ति अपने किसी काम को करने से पहले क्या हो रहा है कि वो अपने नशीले पदार्थों का सेवन नहीं कर रहा है या उसके पास नशीले पदार्थ नहीं है, तो उसके शरीर में कुछ लक्षण दिखाई देने लगेंगे जिससे ये आपको पता चलेगा उसको वो चीज़ चाहिए। जैसे कह रहा है कि कहाँ गया, उसको चिंता होने लगेगी, हमेशा चिंता में डूबा रहेगा, शरीर में कंपन आने लगेगा, सर वर पटकने लगेगा, पसीना आएगा मतलब वो घबराहट होने लगेगी, शरीर उसका ऐंठने लगेगा, हमेशा व्याकुल रहेगा, ठीक है ना। और ऐसे लक्षणों को हम क्या बोलते हैं, विनिवर्तन संलक्षण, ठीक है ना। जो व्यक्ति क्या होते हैं, सर चाय भी नशीला है क्या,
आदत पड़ जाए तो हर चीज़ नशीली है, ठीक है ना। गुड आफ्टरनून, ठीक है सर, ये मेरे बाबा भी बोलते हैं क्योंकि उन्होंने आपसे ज़्यादा दुनिया देखी है, तो उनको सारी चीज़ें पता है, ठीक है ना। चलो वो ठीक। आगे फिर लिखा है कुछ नशीले पदार्थ। इस पेज को आप पूरी तरीके से इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, और इसमें जितनी भी जानकारी लिखी होगी उसको पूरी तरीके से अच्छे से याद करने की सोचिएगा, ठीक है ना। उसका रीज़न ये है कि इसमें कुछ जानकारियां ऐसी लिखी हुई हैं जो बुक में आपके नहीं दी हुई गई। देखो पहला तो ये लिखा है कि नशीले पदार्थों का मानव अति प्रयोग कर रहा है। क्यों? क्योंकि वर्तमान जीवन ऐसा हो गया है जो बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण हो गया है। किसी को घर की चिंता है, किसी को जॉब की चिंता है, किसी को पढ़ाई की चिंता है, ठीक है ना, किसी को अपने काम की चिंता है, किसी को अपने टेंडर की चिंता है, बहुत सारी चीज़ों को लेकर जो व्यक्ति है, ठीक है ना, वो क्या है, बहुत ज़्यादा परेशानी में है। इसीलिए कुछ लोगों को ये लगता है कि परेशानी से बचने के लिए हम नशीले पदार्थों का सेवन करें और दुनिया के मोह माया से मुक्त रहें, दूर रहें, ठीक है ना। ठीक है चलो, पीडीएफ से नहीं पढ़ाएं सर प्लीज़, ठीक है बाबू, उस बात का ध्यान रखेंगे, पर इन सब चीज़ों में थोड़ा सा अभी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ठीक है ना। कल से जो चैप्टर नया चालू होगा उसमें सारी चीज़ों पे हम आप लोगों की शिकायतें खत्म कर देंगे, ठीक है ना। आगे फिर लिखा है पहले तो नशीले पदार्थों का निर्माण किससे किया जाता है? ऐसे पौधों से जिनमें क्या हो, पुष्प का निर्माण होता है। और ऐसे पौधे जिनमें पुष्प का निर्माण होता है उन पौधों को क्या कहते हैं? जरा कोई आंसर दे। ऐसे पौधे जिनके जीवन काल में कभी ना कभी पुष्प का निर्माण होता है उन पौधों को क्या कहते हैं? कोई मुझे आंसर दे इसका, फिर हम आगे बढ़े। ऐसे पौधे जिनके जीवन काल में पुष्प का निर्माण होता है उन्हें क्या कहते हैं? चलो आंसर दो कमेंट में जरा तो एक बार। ऐसे पौधे जिनके जीवन काल में कभी ना कभी पुष्प का निर्माण होता है उन पौधों को क्या कहते हैं? ठीक है आंसर दो जल्दी से, सर पढ़ाए होंगे इसके पहले, ठीक है ना। ठीक है एक बार आंसर दो। हाँ बिल्कुल, नशे में आदमी फ्लाइट खरीदने लगता है, कुछ भी। ठीक है चलो जल्दी करो। हाँ एनजीओ स्पर्म कहते हैं, सबसे पहला आंसर आया सुमन जी का, ठीक है ना। ठीक, एनजीओ स्पर्म या आवृत बीजी पौधे कहते हैं ऐसे पौधे जिनके जीवन काल में पुष्प का निर्माण होता है। चलो ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अब आगे फिर कह रहा है कि ये पौधे के पुष्प तथा कुछ कवक या ईस्ट से बनाए जाते हैं और कुछ नशीले पदार्थ इस प्रकार हैं। अब जो चीज़ मैं यहाँ पर स्टार मार्क कर रहा हूँ उसको तो एकदम याद रखिएगा, ओपियाइड्स ये पूछता है। तो ओपियाइड्स क्या है? ओपियाइड्स एक नशीला पदार्थ है जो पुष्पी पौधों से प्राप्त होता है। और किस पौधे से? अफीम के पौधे से। तो अफीम के पौधे से प्राप्त होने वाले नशीले पदार्थ को क्या कहते हैं? ओपियाइड्स कहते हैं। और अफीम के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है? ओपियम, ओपियम प्लांट, ठीक है ना, इसको इंग्लिश में कहते हो ओपियम प्लांट। और वानस्पतिक नाम पैपावर, इस बात को तो एकदम ध्यान रखिएगा, पैपावर बोलते हैं, ठीक है ना। और कह रहा है कि ये अफीम के पौधे से जो प्राप्त होता है वो अफीम के पौधे से किस हिस्से से बनाया जाता है? तो लैटेक्स, उससे एक चिपचिपा तरल पदार्थ स्रावित होता है जिससे हम क्या कहते हैं? लैटेक्स। और उसी से बनाया जाता है क्या? ओपियाइड्स। और कह रहा है यह एक ऐसी ड्रग है जो हमारे शरीर के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तथा जठर तंत्र, जठर रस पाचन तंत्र में आप लोग 11th में पढ़े होंगे, ठीक है ना, में विशिष्ट ग्राहियों या रिसेप्टर से वैध जाती है। इसे सामान्य भाषा में ब्राउन शुगर, स्मैक, हेरोइन के नाम से भी जाना जाता है, जिसका रासायनिक नाम क्या है? डाई एसिटिल मॉर्फिन। इसका रासायनिक नाम क्या है? डाई एसिटिल मॉर्फिन। तो अब इतनी चीज़ी जानकारी में हम क्या क्या लिखेंगे? पहला, ओपियाइड्स किस पौधे से प्राप्त होता है? तो क्या लिखोगे? ओपियाइड्स प्राप्त होता है किससे? अफीम के पौधे से। अफीम के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है? पैपावर। अगर पूछेगा अफीम के पौधे के किस हिस्से से ओपियाइड्स बनाया जाता है तो उसका आंसर हो जाएगा किससे? लैटेक्स से। या पूछेगा अफीम में जो लैटेक्स से ओपियाइड्स बनाया जाता है वो हमारे शरीर के किस हिस्से को प्रभावित करता है? तो उसे कहोगे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को और जठर तंत्र को। या पूछेगा कि जो ओपियाइड्स है उसे सामान्य भाषा में हम क्या कहते हैं? तो ओपियाइड्स को हम सामान्य भाषा में कहते हैं क्या? ब्राउन शुगर, स्मैक या हीरोइन। या पूछेगा ओपियाइड्स का जो रासायनिक नाम है उसे हम क्या कहते हैं? डाई एसिटिल मॉर्फिन। इतना क्वेश्चन इससे बन सकता है, तो इसको एकदम अच्छे से आराम से ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है ना। सर स्लो पढ़ाइए प्लीज, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन इसमें यह पूछेगा कि ओपियाइड्स किस पौधे से प्राप्त होता है? तो ओपियाइड्स जिस पौधे से प्राप्त होता है उसे कहते हैं अफीम का पौधा। अगला क्वेश्चन ये पूछेगा अफीम के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है? तो उसका आंसर देंगे पैपावर।
ठीक। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ रहा है अफीम के पौधे के किस हिस्से से ओपियाइड्स बनाया जाता है, तो उसका आंसर देंगे हम क्या, लैटेक्स से। चौथा क्वेश्चन ये पूछेगा कि जो ओपियाइड्स है वो हमारे शरीर के किस हिस्से को प्रभावित करता है। ठीक है, सारे लोग आंसर लिख रहे हैं, तो उसे कहेंगे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और जठर तंत्र को। और अगला क्वेश्चन ये पूछेगा अगर कि जो ओपियाइड्स है उसका रासायनिक नाम क्या है, तो ओपियाइड्स का रासायनिक नाम हम क्या लिखेंगे, डाई एसिटिल मॉर्फिन। तो इस टॉपिक से इतने सारे क्वेश्चन आप लोगों को पूछ सकता है वो, ठीक है ना। अब एक दो क्वेश्चन हम इधर से पूछे जिसका आंसर आप लोग कमेंट में लिखेंगे। ठीक है, सारे लोग वैसे आंसर लिख ही रहे हैं, ठीक है ना, डाई एसिटिल मॉर्फिन। हाँ ठीक है, ठीक है। एक चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा, जब भी किसी चीज का रासायनिक नाम पूछेगा तो पहला वर्ड कैपिटल लेटर लिखिएगा और बाकी सारे वर्ड स्मॉल लेटर होने चाहिए और अंडरलाइन होने चाहिए। इन सब बातों का एग्जाम में एकदम ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, और ब्लैक पेन से ही लिखना है। ठीक, ओपियाइड्स ओपियाइड्स, ठीक है। चलो एक आध क्वेश्चन और बोले इसमें से, इसका आंसर लिखेंगे आप लोग। ठीक, कोई मुझे ये बताए अफीम के किस हिस्से से, अफीम के पौधे के किस हिस्से से ओपियाइड्स नामक पदार्थ प्राप्त किया जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है वो, ठीक है ना। डाई एसिटिल मॉर्फिन, ठीक है, यस सर। ठीक, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, देखो एक चीज और यहीं देख लो, हमारे ब्रेन को तंत्रिका तंत्र के बेस पे यहीं हम एक स्लाइड ऐड करके समझा ले रहे हैं, 3 पार्ट में डिवाइड करते हो। एक लिखा रहता है CNS, ठीक है ना, इसको इंग्लिश में लिखते हो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक, या इसी को हिंदी में लिखते हैं हम लोग केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। क्या लिखते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। दूसरे को हम लोग लिखते हैं, सॉरी पहले ये हो गया, दूसरे को हम लिखते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक, या इसी को हिंदी में लिखता है परिधीय तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र। और तीसरा जो लिखा जाता है उसको लिखा रहता है ANS। तो कार्यों के आधार पर इसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। एक लिखा रहता है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, या इसी को लिखा रहता है हिंदी में स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो मस्तिष्क को कार्यों के आधार पर कितने भागों में विभाजित कर रहे हो, 3 पार्ट में। CNS, हाँ बिल्कुल, किसी बच्चे ने आंसर में फुल फॉर्म उसका लिखा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, ठीक है, 3 पार्ट में डिवाइड करो। दूसरा वाला हिस्सा क्या है, PNS या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, या उसी को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, परिधीय तंत्रिका तंत्र। और तीसरा हिस्सा क्या है, ANS या ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, जी हाँ, और जिसको हम लोग कह रहे हैं क्या, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो जो ओपियाइड्स है, इसी में क्वेश्चन यही पूछेगा कि जो ओपियाइड्स है या यह जो पदार्थ है जो पौधे, अफीम के पौधे से प्राप्त होता है, वह मस्तिष्क के किस हिस्से को प्रभावित करता है, तो उसका आंसर हम क्या लिखेंगे, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र या सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो एक बार कॉमेंट में लिखे, नहीं तो आगे यस लिखिए, हम फिर इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिए जल्दी से लिखिए, आप लोगों के पास 30 सेकंड का समय है, जल्दी करिए, उसके बाद फिर हम टॉपिक पे आते हैं। ठीक, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उससे आगे बढ़िए आप लोग, ठीक है। सर सामने लग रहा आप दिखे हैं, ठीक, ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए, ठीक है, चलो आगे बढ़ रहे हैं। अब एक बात हम लोग कर लिए थे किससे, एक नशीले पदार्थ की बात किसका है, ओपियाइड्स, जो किस पौधे से प्राप्त हो रहा है, अफीम के पौधे से। अफीम के पौधे के किस हिस्से से प्राप्त हो रहा है, लैटेक्स से, और कह रहा है कि इसे सामान्य भाषा में क्या कहते हैं, ब्राउन शुगर, स्मैक या हीरोइन, और जिसका रासायनिक नाम है क्या, डाई एसिटिल मॉर्फिन, और ये हमारे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, अगला जो नशीला पदार्थ है, उस नशीले पदार्थ को हम कहते हैं कैनाबिनाइड्स, ठीक है ना। अब इस पे आते हैं टॉपिक पे, कैनाबिनाइड्स। एक बार एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पूछा था कि किस फल के बीज में कैनाबिनाइड्स पाया जाता है, तो उसके लिए आंसर के तौर पर आप लोग सिर्फ याद रखिए, हालांकि हो सकता है आपके एग्जाम में पूछे, क्योंकि एग्जाम में आपके सिलेबस में उस पौधे का नाम लिखा नहीं है, जो कि सामान्य पौधा है, सब लोग देखें, उसको कहते हो सेब, ठीक है ना। तो सेब के बीज में ये पदार्थ पाया जाता है, ठीक है ना। तो कभी कभी इस बात को ध्यान रखिएगा कि सेब के बीज में भी कैनाबिनाइड्स नामक पदार्थ पाया जाता है, जो एक नशीला पदार्थ है, ठीक है ना। दूसरा कह रहा है यह एक नशीला पदार्थ है जो
भांग के पौधे, तो भांग के पौधे का ऑप्शन में नहीं देगा। जब भी क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव पूछता है तो उसमें सीधे सीधे ये लिखा रहता है वानस्पतिक नाम या बॉटनिकल नेम, ठीक है ना। तो अगर पूछेगा कैनाबिनाइट्स या कैनाबिस किस पौधे से प्राप्त होता है, तो भांग का पौधा तो ऑप्शन में हो भी सकता है, और सेब के बीज को याद रखिएगा कि सेब के बीज में भी कैनाबिस पाया जाता है, ठीक है ना। कह रहा है कि भांग के पौधे का नाम क्या है वानस्पतिक, तो कैनाबिस सटाइवा। या तो इंग्लिश में लिख दे या तो हिंदी में लिख दे कैनाबिस सटाइवा, ठीक है ना। इस बात का भी ध्यान रखिएगा, कैनाबिस सटाइवा। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी किसी पौधे का या किसी जंतु का जंतु वैज्ञानिक नाम या वानस्पतिक नाम, ये दोनों अगर आप लोग लिख रहे हैं तो उसको बिना अंडरलाइन किए हुए एग्जाम में नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि पहले वर्ड को जीनस और दूसरे वर्ड को स्पीसीज या वंश या जाति कहते हैं। अब 1 नंबर का क्वेश्चन अगर ये लिखने में दे दिया कि भांग के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है, तो आप लोग तो ये लिखेंगे ही कैनाबिस सटाइवा। पर इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि इस बात पे हमको अंडरलाइन करना है, क्योंकि जब भी हम वानस्पतिक नाम लिखते हैं तो उसमें एक चीज़ का वो नोटिस किया होता है नोटिफिकेशन में कि हमको ब्लैक पेन से लिखना है, कर्सिव लेटर में लिखना है और अंडरलाइन करना है। और अगर हम इंग्लिश में लिख रहे हैं तो पहले वर्ड को कैपिटल लिखेंगे और सारे वर्ड स्मॉल होने चाहिए। तो ये 4 चीज़ें अगर आप बॉटनिकल नेम या वानस्पतिक नाम या जंतु वैज्ञानिक नाम को लिखते हुए करेंगे तभी जाके वो पूरा नंबर आपको एग्जामिनर देगा, नहीं तो कहीं ना कहीं आपका कुछ नंबर वो काटेगा। तो कैनाबिस किस पौधे से प्राप्त हो रहा है, सेब के बीज से और भांग के पौधे से। भांग के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या हो गया, कैनाबिस सटाइवा। आगे फिर लिखा है कि ये भांग के पौधे के किस हिस्से से प्राप्त किया जाता है, पुष्पक्रम से, और पुष्पों एवं पत्तियों के रेजिन के रूप में प्राप्त किए जाते हैं। देखो, भारत के कुछ क्षेत्रों में भांग के पौधे की खेती होती है, लेकिन पौधे के कुछ हिस्से को ही किसान बेच सकता है। जैसे, और भांग की खेती को करने से पहले गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ता है, वो भी ऑथराइज्ड रूप से, ठीक है ना, लिखित रूप से। कहने का मतलब, उसके कहने का मतलब किसान अगर भांग का पौधा उगा रहा है तो उसके पुष्प को वो मार्केट में ले जाके बाजार में सीधे ऐसे नहीं बेच सकता, उसके लिए गवर्नमेंट से उसको क्या करनी पड़ेगी, परमिशन। रीजन ये है कि कुछ क्षेत्रों में जब भांग के पौधे की खेती की जाती है तो उससे औषधियां तैयार की जाती हैं, तो उस भांग के पौधे के पुष्प को क्या किया जाता है, दोबारा ले लिया जाता है किसी संस्था द्वारा औषधियों या दवाइयों को बनाने के लिए, इसीलिए उसको यूज किया जाता है। लेकिन इसका हम लोग क्या कर रहे हैं, फिलहाल पढ़ाई के तौर पे भी देख रहे हैं। तो ये पौधे के किस हिस्से से प्राप्त किया जा रहा है, पुष्प से, और पत्तियों से भी कुछ मात्रा में, लेकिन पत्तियों से किस रूप में प्राप्त किया जाएगा, रेजिन के रूप में, ठीक है ना। फिर लिखा है इसके संयोजन से अनेक नशीले पदार्थ बनते हैं जिन्हें हम सामान्य भाषा में मैरिजुआना कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं, मैरिजुआना। अब देखो, मैरिजुआना नाम के बात पढ़ा, इस पे एक देश है जहां से भांग के पौधे को ले आया गया था, पहले वो भारत में नहीं पाया जाता था, ठीक है ना, इसलिए उसका नाम वहां पे क्या पड़ गया था, मैरिजुआना। मैरिजुआना शब्द का अर्थ ही होता है नशीला, ठीक है ना। और दूसरा इससे पदार्थ बनाया जाता है क्या, हशीश। और चरस नाम तो सामान्य रूप से सब लोग जानते होंगे, और गांजा भी। इन 2 नामों को तो सामान्य रूप से सब लोग जानते हैं क्योंकि गांव में इसका अत्यधिक सेवन किया जाता है। तो पहला को था हमारा नशीला पदार्थ ओपियाइड्स, दूसरा नशीला पदार्थ हमारा क्या है, कैनाबिस। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा किस पौधे से प्राप्त किया जाता है, तो भांग से। भांग के पौधे के किस हिस्से से प्राप्त किया जाता है, तो पुष्प से। अगर पत्तियों से प्राप्त किया जाता है तो किस रूप में, तो रेजिन के रूप में। और इससे जो नशीले पदार्थ बनाए जाते हैं उसमें हो गया पहला मैरिजुआना, दूसरा हो गया हशीश, तीसरा हो गया चरस, और चौथा हो गया क्या, गांजा। और दूसरी चीज, इसको ग्रहण करने से हमारा रुधिर संवहन तंत्र, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, जैसे हृदय की कार्य प्रणाली पर सीधा प्रभाव पड़ता है। अब मान लो इसी में 2 क्वेश्चन दे दे, एक क्वेश्चन लिख ले, ये इसके पहले जो हम लोग लिए थे, कहाँ गया ये वाला हिस्सा, ओपियाइड्स, और दूसरा क्वेश्चन ये दे दे कैनाबिस, और ऑब्जेक्टिव में दे दे इसमें कि ओपियाइड्स हमारे शरीर के किस हिस्से को प्रभावित करता है और कैनाबिस या कैनाबिनाइड्स हमारे शरीर के किस हिस्से को प्रभावित करता है। तो दोनों बातों में एक चीज का ध्यान रखिएगा कि कैनाबिस हमेशा प्रभावित करेगा हमारे ब्लड वेस्कुलर सिस्टम को या रक्त परिसंचरण प्रणाली को, और जो ओपियाइड्स है वो प्रभावित कर रहा था हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। इसमें क्या करेगा, देखो यहाँ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है, तो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में एक तो आता है हार्ट, ठीक, जिसको कह रहा हूँ हृदय, ठीक, क्या कह रहा हूँ, हृदय। दूसरा आता है धमनी व सिराएं, ठीक है ना, क्या हो गया, आर्टरी, या इसको हम लोग कहते हैं धमनी, और दूसरा है सिरा, ठीक है ना, या वेन्स, इसको क्या कह रहे हैं, सिरा। अब कह रहा है हमारे हृदय में पाए जाने वाली मांसपेशियों को क्या कहते हैं, हृदयक पेशियां, ठीक है ना, या कार्डियक मसल्स इंग्लिश में कहते हो। तो जब तुम इसका सेवन कर रहे हो, कैनाबिनाइड्स का, या मैरिजुआना का, या हशीश का, या चरस का, और या गांजा का, तो ये सीधे तुम्हारा अटैक करेगा हृदय की मांसपेशियों पर, हृदय की किसकी, मांसपेशियों पर।
हृदय की किस पे करेगा? मांसपेशियों पर। तो हृदय की मांसपेशियां क्या होती हैं? फैलने और सिकुड़ने की क्रिया स्लो करती हैं, जिसके कारण हमारे हार्ट बीट की संख्या क्या हो जाती है? स्लो हो जाती है। जिसके कारण क्या होगा? हमारे हृदय की मांसपेशियां क्या हो जाती हैं? स्लो हो जाती हैं। और हमारा हार्ट बीट कम होने के कारण हमारे शरीर में सभी भागों में जो रक्त होता है वो सामान्य रूप से क्या होता है? नहीं जा पाता है। ठीक है ना? हाँ बाबू, ध्यान दिया गया उस पर। हार्ट में स्पेलिंग थोड़ा मिस हो गई थी। ठीक है, चलो इस बात का आप ध्यान रखोगे। अगर कह रहा है कि कैनाबिनॉइड्स हमारे शरीर के किस अंग को प्रभावित करेगा? तो हृदय में पाई जाने वाली पेशियों की, जिसके कारण क्या होगा? हृदय की पेशियां निरंतर संकुचन और प्रंकुचन की क्रिया नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण शरीर के सभी भागों में क्या होगा? रक्त सही से पहुंचेगा नहीं। और हमारे रक्त में पाया जाता है हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन का काम क्या था? हीमोग्लोबिन को संकेत के रूप में क्या लिखते हो? HB। और हीमोग्लोबिन का एक कण ऑक्सीजन के 4 कणों को शरीर के सभी भागों में क्या करता है? पहुंचाने का कार्य करता है, जिसके कारण शरीर के सभी भागों में ऑक्सीजन जाएगा नहीं और आप नशे की हालत में क्या होंगे? पड़े रहेंगे। ठीक है, अभी तक की क्लास समझ में आई हो दोनों टॉपिक के बारे में, कैनाबिस और ठीक है ना ओपियाइड्स? ठीक, ठीक है जी गुरुजी, डी गुरुजी। ठीक है, एक बार लिखो उसके बाद हम आगे बढ़े। ठीक है, HB हीमोग्लोबिन पूरा पढ़ते हैं बाबू इसको। हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे HB का मतलब क्या है? हीमोग्लोबिन। HB को कहते हो हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, ठीक है ना? हिम का मतलब यहाँ पर है आयरन, समझ लो अच्छा थोड़ा सा यहाँ पे, जिसको हम रासायनिक भाषा में Fe से संकेत करते हैं। और ग्लोबिन एक पिगमेंट, जिसको हम हिंदी में लिखते हैं लवक। पिगमेंट या इसी को कहते हैं लवक, लवक होता है। ठीक है ना? इसीलिए क्वेश्चन ये भी पूछता है कि रक्त के किस हिस्से में आयरन या लोहा पाया जाता है? तो उसके लिए आंसर हम लिखेंगे क्या? हीमोग्लोबिन। समझ में आ गया? समझ में आ गया? समझ में आ गया? ठीक है सर, ठीक, अंडरस्टूड। ठीक, ठीक है, चलो अब आगे बढ़ना है। ठीक है, अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक दिया है कोका एल्केलाइड। तो पहला नशीला पदार्थ हम लोग क्या पढ़े हैं? ओपियाइड्स। दूसरा नशीला पदार्थ हम लोग क्या पढ़े हैं? कैनाबिस। और तीसरा नशीला पदार्थ हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? कोका एल्केलाइड्स। और इसे सामान्य भाषा में क्या कहते हैं हम लोग? कोकीन। अक्सर मूवी वगैरह में आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है ना? जब भी पुलिस होती है, किसी अपराधी पे छापा वगैरह मारती है, जो तस्करी वाला कार्य करते हैं, तो उसमें अधिकतर दो ही शब्द आप लोग सुनते होंगे, एक चरस और एक हीरोइन, या ज़्यादातर सुनते होंगे इसको कोकीन के बारे में। तो जैसे वो किस पौधे से प्राप्त किया जाता था, वैसे ही ये भी किसी पौधे से प्राप्त किया जा रहा होगा। तो पहले तो कह रहा है कि जो कोका एल्केलाइड है ये किस पौधे से प्राप्त होता है? ठीक है ना? कोका पौधे का ही नाम है, ठीक है ना? अफ्रीका में पाया जाता है ये, उसी पौधे के नाम पर इसको क्या रखा गया है? कोकीन नाम। और इसका रासायनिक भाषा में क्या लिखोगे? अरिथ्रोजाइलान कोका। इसका रासायनिक नाम क्या लिख रहे हो? अरिथ्रोजाइलान कोका। यह एक डोपामिन, अब देखो ये डोपामिन, एक चीज ध्यान रखना, डोपामिन हमारे मस्तिष्क में एक तरल पदार्थ स्रावित होता है जिसको कहते हैं डोपामिन। डोप टेस्ट समझते हैं आप लोग? डोप टेस्ट, जब कोई भी, जैसे इतने टाइम ओलंपिक हो रहा है, तो जब भी कोई स्पोर्ट पर्सन होता है, जो खिलाड़ी होता है, वो अपने आप को एनर्जेटिक या ऊर्जा से पूरा भरपूर रखने के लिए क्या करता है? इंजेक्शन लेता है डोप टेस्ट के लिए, जिससे उसके शरीर में ऊर्जा बनी रहती है। इसीलिए जब भी कोई प्रतिस्पर्धा होती है या कंपटीशन होता है या खेल होता है बड़े स्तर पर, ठीक है ना, उसमें क्या किया जाता है? डोप टेस्ट होता है, ये जानने के लिए कि कहीं वो खिलाड़ी इंजेक्शन तो नहीं ना लिया है स्टेरॉइड का, जिससे उसके शरीर में ऊर्जा बनी हुई है। तो वही चीज़ है डोपामिन, उसी शब्द से उत्सर्जित हुआ है। वो क्या करता है? हमारे शरीर में डोपामिन हार्मोन की मात्रा बढ़ा देता है, जिसके कारण व्यक्ति हमेशा क्या रहेगा? हंसता रहेगा। हाँ सर, CID में सुने थे जी, हाँ वही सब चीज़ें हैं, ठीक है ना? देखो लिखा है, यह एक डोपामिन या तंत्रिका प्रेषक के परिवहन में बाधा डालती है। इसके सेवन से तंत्रिका तंत्र उत्तेजित हो जाते हैं तथा सुख का आभास तथा ऊर्जा की वृद्धि की अनुभूति होती है। इसके अतिरिक्त इसके प्रयोग से विभ्रम उत्पन्न हो जाता है, इसलिए इसे विभ्रमी या हैलोजिनेशिक पदार्थ भी कहते हैं। इसके गुण धतूरे से मिलते हैं और ये धतूरे के पौधे से भी प्राप्त होता है। इसीलिए देखो, एक क्वेश्चन हिंदी में एक दिया होगा कि उई खाए बौराए जग उई पाए बौराए, ये एक उदाहरण दिया होगा धतूरे के बारे में। धतूरे, ठीक है ना? कनक कनकते 100 दूनी करके लिखा होगा। अच्छा ठीक है, 1 मिनट बाबू, अभी आप लोगों को हम इन सब का पौधों का इमेज भी दिखा दे रहे हैं, ठीक है ना? 1 मिनट, ठीक है। वो PDF के लिए आप लोग कैसे बनाए वो हम आप लोगों को अभी समझा है ना, ये बच्चे लग रहा है लेट थे, ठीक है। वो लास्ट में हम कल से क्या करेंगे, उसमें क्वेश्चन ऐड कर दिया करेंगे, ठीक है ना? और उसमें आंसर भी, तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन आंसर लिखना सही होगा।
सर आप अच्छे से पढ़ा रहे हैं, ठीक है, शांति से, ठीक है। चलो, तो अगला है कोका। अभी तीनों पौधों के बारे में हम दिखा दे रहे हैं, तीन ही है, ठीक है ना। कोका एल्केलाइड्स, जिसे हम क्या कहते हैं, कोकीन, उसको हम कैसे प्राप्त कर रहे हैं, एरिथ्रोजाइलान कोका से। यह हमारे किस हिस्से को प्रभावित करता है, तंत्रिका तंत्र को। किस हार्मोन के कारण, डोपामिन हार्मोन के कारण। इसके सेवन से क्या होता है, हमारा तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, जिसमें हमें हमारा तंत्रिका तंत्र क्या होता है, उत्तेजित हो जाता है, जिससे हमें किसका अनुभव होता है, सुख का अनुभव होता है। और कह रहा है इसका जब हम अत्यधिक प्रयोग कर लेंगे तो हम हेलिजुनेशन में चले जाएंगे, हमको क्या होगा, देश दुनिया से, मोह माया से कोई लगाव नहीं रहेगा, ठीक है ना। आगे फिर लिख रहा है इसके कुछ गुण किससे मिलते हैं, धतूरे के पौधे से, ठीक है ना। जी गुरुजी, ठीक, ठीक है। चलो आगे फिर है नोट। अब ये लास्ट हम लोग पहुंच गए हैं लगभग, ठीक है ना। अभी अंत में हम आपको पौधा भी दिखा देगा। लिखा अन्य नशीले पदार्थ जैसे बर्बिट्यूरेट, ये ज़्यादातर हम लोग यूज करते हैं औषधियों के बनाने में। जब ऑपरेशन होता था, देखो जब ऑपरेशन होता था पहले के ज़माने में, 1960 के पहले वगैरह की बात हम बता रहे हैं, उसमें होता ये था कि रोगी को बेहोश किया जाता था बेहोशी की दवा देने से, पर उसका टाइम फिक्स नहीं होता था कि रोगी कितने देर के लिए बेहोश होगा, तो रोगी बीच में ही उठ जाता था ऑपरेशन के, और दर्द होता था तो रोगी के मरने के चांसेस क्या होते थे, बढ़ जाते थे। उससे हुआ क्या कि वैज्ञानिकों ने एक ऐसे पदार्थ की खोज की जिससे उस रोगी के रीढ़ के हड्डी में दिया जाता है, जिससे तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो जाता है और रोगी का शरीर पूरी तरीके से क्या होता है, निष्क्रिय हो जाता है। उसके बारे में ये दिया हुआ है। तो कह रहा है जो बर्बिट्यूरेट है, एम्फेटेमिन है, ठीक है ना, वेजाइलोडेपिन्स है, वह लाइसेर्जेनिक। देखो एक बार हम आप लोगों का वो पढ़ रहे थे गेस्ट पेपर, ठीक है ना, उसमें एक बार फुल फॉर्म पूछा है आप लोगों का इसको चैप्टर से। एलएसडी यहाँ पे लिखा है, देखो एलएसडी, एलएसडी का फुल फॉर्म पूछा था, तो एलएसडी का फुल फॉर्म क्या लिखोगे, जरा मुझे कोई बताएगा। यहाँ लिखा है लाइसेर्जिक एसिड डाई एसिटिल एमाइड। तो एलएसडी का फुल फॉर्म कहीं से एक जगह किनारे आप लोग लिख लीजिएगा, वो अच्छे से। हाँ, एनेस्थीसिया दी जाती है, बिल्कुल, बहुत अच्छा। चल, हेरोइन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बताओ हेरोइन किस पौधे से प्राप्त होता है, अभी तो पढ़े ही थोड़ी देर पहले, ठीक है ना सर, ठीक है। चलो आगे फिर लिखा है एलएसडी का फुल फॉर्म क्या है, एलएसडी का फुल फॉर्म है लाइसेर्जिक एसिड डाई एसिटिलमाइड, ठीक है ना सर। अब तो एनेस्थीसिया दिया जाता है, बिल्कुल, ठीक है ना। बीच में क्वेश्चन पूछा है मैं यहीं पे, कैनाबिस भांग के पौधे के अलावा किस पौधे के बीज से प्राप्त होता है। कैनाबिस भांग के पौधे के अलावा किस पौधे के बीज से प्राप्त होता है, इसके बारे में जरा एक बार आंसर लिखिए आप लोग। हाँ, आंसर आप लोग सही लिख रहे हैं, लाइसेर्जिक एसिड डाई एसिटिलमाइड, ठीक है, अफ्रीका से प्राप्त होता है, ठीक है, ये भी सही है, सारे बच्चों का आंसर सही है जितने लोग अभी लिख रहे हैं। भांग व सेब, सेब के बीज से, हाँ एप्पल, जी गुरुजी, जी गुरुजी, ठीक है, ठीक है, एप्पल, ठीक है, आप लोग सही लिखने लगे हैं एकदम, ठीक, ठीक है, चलिए, ठीक है ना। चलो आगे फिर लिखा है यह एगोट कवक। देखो एक बार एक क्वेश्चन पूछा था, वह कौन से पौधे हैं जिनमें जड़ तना पत्ती नहीं पाई जाती, तो कोई मुझे इसका आंसर देगा, वह कौन से पौधे हैं जिनमें जड़ तना पत्ती नहीं पाई जाती है। उसके बाद हम इस पे आगे बढ़े, वह कौन से पौधे हैं जिनमें जड़ तना पत्ती नहीं पाई जाती है। मैं यहाँ पे बना के बता दे रहा हूँ, देखो ऐसे कवक आप लोग देखे होंगे, मशरूम ऐसे होगा वो, ऐसे ऊपर उसमें छतरी नुमा ऐसे संरचना पाई जाती है, ठीक, और नीचे ऐसी संरचना है। तो इसके जड़ को कहा जाता है राइजोम, RHIZOME। तो कवक एक ऐसा पौधा है जिसमें जड़ के स्थान पर क्या पाया जाता है, राइजोम। हो सकता है पूछ ले कि जड़ तना पत्ती के स्थान पर क्या पाया जाता है, तो इस बात को एकदम ध्यान रखिएगा। तने के स्थान पर पाया जाता है स्टाक, क्या पाया जाता है, स्टाक पाया जाता है, और पत्ती के स्थान पर क्या पाया जाता है, थैलस, क्या पाया जाता है, थैलस। तो अगर पूछ लिया, कभी कभी पूछ हो सकता है पूछ ही ले कि वह कौन से पौधे हैं जिनमें जड़ तना पत्ती नहीं पाया जाता, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, कवक, ठीक। और अगर पूछ लिया कि उन पौधों में जड़ तना पत्ती के स्थान पर क्या पाया जाता है, हाँ मशरूम, ठीक है, बिल्कुल आंसर सही है, ठीक है ना। तो जड़ तना पत्ती के स्थान पर क्या पाया जाता है, तो जड़ के स्थान पर राइजोम, तने के स्थान पर स्टाक, और पत्ती के स्थान पर क्या पाया जाता है, थैलस पाया जाता है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर लिख रहे हैं आप लोग, ठीक है ना, ठीक है, थैलस, थैलस, ठीक है, मशरूम, ठीक। चलो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, एक चीज़ हम बढ़ा देना है, किसके स्थान पर क्या पाया जाता है, तो लीफ या पत्ती के स्थान पर थैलस, स्टेम या तने के स्थान पर स्टाक, और रूट या जड़ के स्थान पर क्या पाया जा रहा है, राइजोम। अब आ जाए अपने टॉपिक पे, ठीक। दूसरा कह रहा है कुछ कवक अनाजों जैसे राई पर परजीवी होते हैं और इनका प्रयोग अवसाद
में या डिप्रेशन में दवा के रूप में करते हैं, लेकिन मानव द्वारा इनका कुप्रयोग हो रहा है और अन्य नशीले पदार्थ जिनका उपयोग धूम्रपान में करते हैं जैसे निकोटीन, इसको तो एकदम स्टार बना के रखिए, ऑब्जेक्टिव में देता ही है, ठीक है ना, कि निकोटीन किस पौधे से प्राप्त किया जाता है, ठीक है ना, जो कि किससे मिल रहा है, तंबाकू के पौधे से, ठीक है ना, प्राप्त होता है, ठीक है, ठीक, बिल्कुल सही, समझ में आ रहा है, ठीक है। ये 3 नशीले पदार्थ अब आप लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं। एलएसडी का फुल फॉर्म हो गया और आगे कह रहा है कि नशीले पदार्थों का कुप्रभाव। अब हम 2-4 क्वेश्चन आप लोगों को इसमें पूछेंगे, उसका आंसर आप लोग लिखते रहिए, ठीक है ना, उसके बाद हम देखते हैं, फिर आगे बढ़ा जाएगा। पहला क्वेश्चन ये लिखा है कि यहाँ आ जाइए शुरू पे, कहाँ गया, ठीक, आगे हम लोग पहला पूछ रहा है कि यौनावस्था या एडोलसेंस कितने उम्र तक की अवस्था होती है। पहला क्वेश्चन ये है, सुन लीजिए और कमेंट में डालिए, यौनावस्था या एडोलसेंस कितने उम्र की अवस्था होती है, ठीक है ना। दूसरा ये लिखा है कि नशीले पदार्थों के सेवन में हमारे शरीर में क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे पूछता है, ठीक है ना, 12 से 18, ठीक, नशीले पदार्थों के सेवन में हमारे शरीर में क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, इसका आंसर दीजिए। 3 लक्षण प्रमुख माने गए हैं, ठीक है, इसका आंसर दीजिए, ठीक, नशीले पदार्थों के सेवन में हमारे शरीर में क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, ठीक है, इसका आंसर आइए, पहले सारे लोग आंसर सही दे रहे हैं, ठीक, नशीले पदार्थों के सेवन में हमारे शरीर में क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, ठीक है, बिल्कुल सारे बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, ठीक, ठीक। चैप्टर का आज ये लास्ट टॉपिक है, कल से चैप्टर आएगा नया और उसमें जो क्वेश्चन आंसर हम लास्ट में बोले हैं वो हम कर दिया करेंगे। आप लोगों का कन्फ्यूजन उसमें खत्म हो जाएगा, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, इन सब चीज़ों का कि कितना लिखना, ठीक, ठीक है। पसीना आना, घबराहट, ठीक है, किसी बच्चे ने आंसर दिया, सही है, ठीक है। आगे आगे फिर पूछ रहा है कि व्यसन या लत किसे कहते हैं, अगर पूछे तो क्या लिखेंगे, इसके बारे में एक लाइन लिखिए जरा, तो व्यसन या लत किसे कहते हैं, ठीक है, सही बात है, पेशियों में ऐंठन, ये भी लक्षण है, ठीक है, व्यसन या लत किसे कहते हैं, ठीक है, एक बार इसको इसका आंसर दीजिए। यस गुरुजी, जी गुरुजी, सही से समझ में आ गया, सी, ठीक है, सी एन एस, पी एन एस, ए एन एस, ठीक है, जिसमें भी आंसर लिखा है ये भी सही है, ठीक, ठीक है, ठीक है, ठीक, ठीक है। आगे फिर ओपियाइड्स किस पौधे से प्राप्त होता है, ये तो किसी बच्चे ने क्वेश्चन से पहले ही आंसर लिख दिया, ठीक है, ओपियाइड्स किस पौधे से प्राप्त होता है, इसका आंसर लिखिए, उसके बाद आगे बढ़ा जाए। सब लोग इकट्ठे आंसर लिखने लग रहे हैं ऊपी भर भर के, बहुत अच्छा, आप लोगों को याद हो गया लग रहा है क्लास में ही, ठीक है, सेब के बीज से, और ठीक है, आगे फिर है ओपियाइड्स का रासायनिक नाम क्या है, कोई ये लिख दे जरा, ओपियाइड्स का रासायनिक नाम क्या है, कोई ये लिख दे, ठीक है, ओपियाइड्स का रासायनिक नाम क्या है, कोई ये लिख दे, ठीक, किसी ने लिखा, पूरी तरीके से सही लिखा है, डाई एसिटिल मॉर्फिन। आगे फिर लिखा है कैनाबिनाइड्स किस पौधे से प्राप्त होता है और उस पौधे का रासायनिक नाम लिखे कोई, कैनाबिनाइड्स किस पौधे से प्राप्त होता है और उस पौधे का रासायनिक नाम लिखे कोई, ठीक, ठीक है, ठीक है, डाई एसिटिल मॉर्फिन, ठीक है, आंसर सही आने लगा आप लोगों का, ठीक, चलो आगे एक क्वेश्चन अगर पूछ ले, यहीं हमारे शरीर के सभी भागों में ऑक्सीजन कौन लेके जाता है, तब क्या लिखेंगे, हमारे शरीर के सभी भागों में ऑक्सीजन को कौन लेके जाता है, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, ठीक है, टाइमिंग हो गई है इसीलिए तो क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, हमारे शरीर के सभी भागों में ऑक्सीजन कौन लेके जाता है, चलो, ठीक है, कैनाबिस सटाइवा, ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक, हीमोग्लोबिन, ठीक है। आगे फिर अगर पूछ लें यहीं पे अगला क्वेश्चन, कोका एल्केलाइड किस पौधे से प्राप्त होता है, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे दे देगा, ठीक है ना, कोका एल्केलाइड किस पौधे से प्राप्त होता है, तो उसका आंसर क्या होगा, कोका एल्केलाइड किस पौधे से प्राप्त होता है, ठीक है, आगे से स्लाइड में हम पिक्चर भी ऐड कर दिया करेंगे जिससे आप लोग बना लीजिएगा, ठीक, हशीश या गांजा, ठीक है, ये भी सही है, मैरीजुआना भी उसी से मिलता है, ठीक है ना, इस बात का भी ध्यान रखना बाबू, ठीक है, ठीक, चलो आगे फिर लिखा है कि कुछ अन्य नशीले पदार्थ, जिसमें एलएसडी का कोई फुल फॉर्म लिख दे, उसके बाद क्लास को बंद किया जाए। एलएसडी याद तो हो गया आप लोग, एकदम मन से तो पढ़ रहे हैं अच्छे से, ठीक, ठीक है,
LSD का कोई फुल फॉर्म लिखे, उसके बाद क्लास को खत्म किया जाए। कोकीन, हाँ वो भी सही है, ठीक है, सामान्य भाषा में कहते हो उसको, ठीक, ठीक है, LSD, ठीक, अच्छा, ठीक। देखते हैं LSD का फुल फॉर्म कौन सबसे पहले लिखता है। नीशू रॉय जी ने सबसे पहले लिखा LSD का फुल फॉर्म, ठीक है, लाइसर्जिक एसिड डाईएथिलेमाइड, ठीक है, ठीक है। विकास जी का भी आंसर आया, ठीक है, ठीक, थैंक यू सर, ठीक है बाबू, अच्छे से समझ में आएगा आप लोगों को, समझ, परेशान मत रहिए, ठीक है ना। आज जितनी बातें आप लोगों ने कमेंट में लिखी हैं कि इन सब चीज़ों पे सर थोड़ा सा काम कर लीजिए, वो सारी चीज़ें कल खत्म हो जाएंगी, ठीक है ना, ठीक, ठीक है। और वह कौन से पौधे हैं जिनमें जड़ तना पत्ती नहीं पाई जाती है? लास्ट क्वेश्चन है ये आपका, वह कौन से पौधे हैं जिनमें जड़ तना पत्ती नहीं पाई जाती है? उसके बाद क्लास को यहीं पे खत्म किया जाए, ठीक है। विकास जी, धतूरा आंसर सही है आपका, ठीक है। मशरूम, एकता कपूर जी, सबसे पहला आंसर आया आपका, ठीक। चलिए, एक बार आप लोग 30 सेकंड में लिखिए क्लास कैसी लगी, उसके बाद मुझ में कुछ अपडेट करने की ज़रूरत होगी तो हम उसको कर लिया करेंगे। बस एक बार आप लोग लास्ट लिखिए कि क्लास कैसी रही आप लोगों की आज की, उसके बाद क्लास यहीं बंद किया जाए। हाँ, टाइम हो गया है, ठीक है, ठीक है। मशरूम, मशरूम, कवक, 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 ठीक, ठीक है। चलो क्लास को ख़त्म किया जाए तब, चलो, ठीक है, चलो बाय, ख्याल रखो अपना और अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक। हेलो बच्चा पार्टी, मैं अभिषेक एसपी सर स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में जिसका नाम है टारगेट बोर्ड। एक बार दोबारा मिलके आप लोगों से अच्छा लगा। गुड आफ्टरनून सभी को, गुड आफ्टरनून, ठीक। अभी तक हम ऑनलाइन नहीं थे तो आप लोगों का कमेंट पढ़ रहे थे बैठ के, ठीक है ना। आप लोगों की एक शिकायत थी, वो कल से दूर हो पाएगी, और कल से आपके PDF में एक चीज़ ऐड होगा, एक टॉपिक जो सारे PDF में रहेगा, जिससे आप लोगों को आंसर लिखने में आसानी होगी, ठीक है ना। तो जो भी चीज़ें हम पढ़ाएंगे या लिख के या PDF से ही, क्योंकि इधर जो भी चैप्टर आपके बचे हैं उसमें थियरी वाले पोर्शंस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है ना, तो उस बात को लेके आप परेशान मत रहिएगा, ठीक है ना। थियरी वाले पोर्शन थोड़ा ज़्यादा हैं तो उसके लिए PDF अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा तो बोर्ड पे लिखा नहीं जा सकता, समय बहुत ज़्यादा नुकसान होगा आप ही लोगों का, और मुझे समय से सिलेबस ख़त्म करना है और दोबारा पहले चैप्टर से अच्छे से आप लोगों को समझाना है, पढ़ाकर बनाकर पूरी तरीके से और लिख कर। तो मैं चाह रहा हूँ कि जो थियरी वाले पोर्शंस हैं, ठीक है ना, जिसमें लिखना ज़्यादा है, उसको थोड़ा सा PDF की हेल्प लेके ख़त्म कर लिया जाए। और कल से जो PDF आएगी आप लोगों की, ठीक है, उस PDF में जो भी चीज़ें हम पढ़ाए रहे होंगे लास्ट में उसका क्वेश्चन लिख देंगे, और क्वेश्चन के साथ उसका आंसर लिख दिया करेंगे हम PDF में, जिससे आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, चाहे ऑब्जेक्टिव आ रहे हों चाहे थियरी वाले क्वेश्चन लिखने वाले, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय या दीर्घ उत्तरीय वाले क्वेश्चन आ रहे होंगे, ठीक है ना, ठीक है ना, उसमें कितना आंसर लिखा जाना चाहिए और कितने शब्दों में लिखा जाना चाहिए, और कितना टाइम लेकर उसको लिखा जाना चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि आधे घंटा बैठकर हम एक ही आंसर के बारे में लिखें। सर थियरी लैंग्वेज हल्का लाइए, देखो थियरी की जो लैंग्वेज उसमें लिखी होगी वो जैसे आंसर लिखा जाता है, जो हमारे टाइपिस्ट हैं जो आंसर लिखते हैं उनको मैं लिख के दे दिया करूँगा आंसर, जैसे हम लोग आंसर बोर्ड एग्जाम में लिखते हैं कॉपी से, ठीक है ना, कॉपी पे, और उसी आंसर को वो टाइप करके दे देंगे जिसको मैं इसमें ऐड कर दूंगा, ठीक है ना। तो आप लोग सीधे PDF को सिर्फ नॉलेज के लिए पढ़िएगा कि हाँ इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी दी गई हैं जो हमारे बुक्स में नहीं दी गई हुई हैं, तो वो नॉलेज के लेके पढ़िएगा। और लास्ट में जो क्वेश्चन का आंसर लिखा होगा उस टॉपिक से उससे आंसर को लिख लीजिएगा, जो याद करने वाली चीज़ें रहेंगी जिसको आप बोर्ड एग्जाम के लिए लिखेंगे, तो उसमें आपका दोनों काम हो जाएगा, बोर्ड एग्जाम का भी और जानकारी वाला भी। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। नहीं, जो एक बच्चे की दिक्कत है, एक बच्चा है जिसका नाम है रोहित प्रजापति, उसने बहुत सारा कमेंट लिख के एकदम भर दिया था कमेंट सेक्शन को कि सर PDF से नहीं पढ़ाइए वरना पढ़ाया ही ना कीजिए। बाबू आपके लिए ये ज़रूरी है अभी वर्तमान समय में बोर्ड एग्जाम, PDF को सिर्फ जानकारी के लिए पढ़िए। अब कल से मैं ऐड करूँगा उसमें क्वेश्चन आंसर भी, ठीक है ना। तो मुझे एक हफ्ता लग गया आप लोगों को समझने में अच्छे से, हालांकि थोड़ी सी मेरी गलती ये रही कि मेरा लेवल जो था पढ़ाने का वो थोड़ा हाई रहा, पर आप लोगों के लिए सही था, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी तो आपको आगे चल के पढ़ना ही होगा, तो उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, ठीक है ना। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। सर कैंसर का लैंग्वेज हार्ड था, नहीं ठीक था। चलो कल के क्वेश्चन का एक आध दो आंसर दो देखें।
अगर पूछ रहा कैंसर के लिए किस जीन को जिम्मेदार माना जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? कैंसर के लिए किस जीन को जिम्मेदार माना जाए? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ठीक है, चलो आज ये जो पढ़ोगे आज की टॉपिक अल्कोहल, उस आखिरी टॉपिक होगी। उसके बाद हम लोग पीडीएफ क्या बोलते हैं नए चैप्टर से शुरू करेंगे। हमारे एक सर यहाँ बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं एक चीज़ बोलिए बच्चों के लिए। जिन डबाक डम डम, मुझे पूरा कहने नहीं आ रहा है, ठीक है। उनका कहना है ये शब्द बोल के जब आप पढ़ाएंगे तो बच्चे बहुत खुश रहेंगे। हाँ, डीएनए, ठीक है, आंसर तो आने लगा, सही है। ठीक है, ओन्कोजीन, हाँ सही है। ओन्कोजीन ओन्कोजीन ओन्कोजीन, ठीक है, सही तो है। आंसर आप लोग सही देने लगे। एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए। ट्यूमर की कोशिका में पाए जाने वाले तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? उसके बाद आप सीधे टॉपिक को शुरू कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि ट्यूमर की कोशिका में पाए जाने वाले तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? ठीक है जी सर जी, बॉटनी कब स्टार्ट कर रहे हैं? बस कल से, आज चैप्टर का आखिरी टॉपिक है। जिन डपाक डम डम आया तो एक बच्चे का कमेंट ठीक है, उनको जीन, ठीक है। चलो मुझे क्वेश्चन का आंसर दो, उसके बाद क्लास को स्टार्ट किया जाए। उनको जीन सही आंसर है सबका। नियोप्लाज्म सबसे पहला आंसर आया। पता नहीं बच्चे ने अपने नाम के आगे क्वेश्चन मार्क लगा रखा है, बहुत सारा नाम नहीं लिखा है, ठीक है ना। ठीक, चलो दीपक सर होंगे? नहीं नहीं, दीपक सर नहीं है। ठीक, चलो अब क्लास को शुरू किया जाए। नियोप्लाज्म सबका आंसर आने लगा। ठीक, चलो बहुत हो गई हंसी मजाक, ठीक है। चलो नियोप्लाज्म, आज जिस बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो वर्तमान समय में आप लोग जिस एज में हैं उस एज में इसकी जानकारी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप गलत या बुरे संगत में पड़ गए तो यकीन मानिए कि आपका भविष्य खतरे में हो जाएगा। क्योंकि आप जिस एज में हैं इसे किशोरावस्था कहते हैं। और स्टनले हॉल एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कहा है कि जो किशोरावस्था होती है वो हमारे जीवन की सबसे तनावपूर्ण